गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। यात्रा में सभी ने ऋषि यादव, देव पांडे, आदर्श तिवारी, जतिन कुमार जो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहा हूँ। देव कमेंट करके बताएंगे। सूर्य यादव प्रयाग जी करें प्रणाम, वीके भी करें प्रणाम, मेरे गुरुदेव रोशन, सुनीता, शालिनी, विनीत, अक्षय, सुजीत कुमार, रवि, ठीक है, चल रहा हूँ एकदम। तो आज की क्लास में हम जो है वेब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर महादेव। थोड़ी वीडियो सही है, बताओ शुरू करेंगे क्लास आज की। जतिन, निशांत, इंद्र प्रकाश, लग रहा है क्लास स्टार्ट नहीं हुई, किसी का आया नहीं है। अच्छा वेब हो गया, वेब हो गया। अरे हाँ यार, एक मैंने बैच में ना एक सेकंड रुको, मुझे ना एक बैच में किसमें ना ये वेब हो गया। कौन से बैच में हुआ मुझे ना उसमें अभी भाई एक दो दिन आपको थोड़ा सा मैं क्लास जिसमें हो गया ना, ये मेरे बताना याद नहीं रहा कौन से बैच में हुआ भाई वेब। एक बार जिसमें हो गया वो बच्चे ऑफ कर देंगे क्लास, है ना। तो अपनी उनके में फिर मैं 2-3 दिन बाद एक बार क्लास हो जाएंगी, फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार ये कौन से बैच में हुआ बताना, मुझे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं देखा था कि एक बैच में कंप्लीट हो गया है। जिस बैच में हो गया है बताने एक बार कौन से बैच में हुआ है, उनका बैच ये ऑफ करा देता हूँ, ठीक है। जिसमें हो गया वो बताओ एक बार मुझे, ये मेरे दिमाग से निकल गया, ये मेरी गलती है। आई एक्सेप्टेड, हाँ भी 04 में शायद हो गया। ठीक है, आप लोग क्लास बंद कर दो, मैं भी ऑफ करा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो जो B04 वाले बच्चे हैं वो एक बार क्लास से बाहर निकल जाएंगे, बाकी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये बच्चा कह रहा है कि टार की इकाई क्या होती है। टार भाई पता नहीं क्या होता है, क्या लिखा आपने। एक टोर तो होता है, टी ओ वाला टोर। ये पूछने की टोर किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट होती है। टोर प्रेशर दाब के लिए यूज किया जाता है। अब आपका टार की इकाई क्या होती है, टार की इकाई टार किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है। तो क्वेश्चन गलत पूछा हुआ है तो आप, है ना। चलो अब आज हम क्लास में जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव्स तरंगे, वेव्स तरंगे, ठीक है। ये लिखेंगे वेव तरंगे। तो जो बैच हमारे काफी क्लासेस हो गए जिनमें वो अपने एंड से में चल रहे हैं, उनके यहाँ ये वेव जो है बड़ा चैप्टर ही बचा है। एक आध चीज़ों को बतानी मुझे, तो कुछ बच्चों से तो अलविदा ले लेंगे जल्दी, है ना। 5-4 क्लास में खत्म करेंगे इसे। तो अब हम टार की इकाई क्या होती है बता रहे, सुजीत कुमार को फ्रेंड मत हुआ करो भाई, यही तो लिखा है, क्या लिखा तुमने पता चल रहा तुमने क्या लिखा है। टार की इकाई क्या होती है, टार किसकी इकाई होती है पूछना है। अब मैं कह दूं कि मीटर की इकाई क्या होती है, मीटर की यूनिट क्या है, आपको सिर्फ मीटर की थोड़ी यूनिट होती है, लेंथ की लंबाई की यूनिट होती है। तो मीटर तो लंबाई की यूनिट है ना। बहस कर रहा ऊपर से क्लास में। अच्छा अब इस बार वेव तरंग पे, ये बड़े चैप्टर भाई, वेव वाला तरंग वाला आसान चैप्टर है, ज्यादा इसमें इतना कुछ है नहीं। एक दो जना बीच में छोटा मोटा फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, वरना बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आराम से आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब मजे से। तो मैं कहता हूं बच्चों से कि भाई वेव तरंग क्या है, बहुत ही आसान शब्दों में ये समझो कि अगर आपको किसी मीडियम में, किसी माध्यम में एक डिस्टर्बेंस, एक हलचल, एक विक्षोभ दिखाई दे, हलचल, ठीक है। तो अगर किसी मीडियम में आपको एक डिस्टर्बेंस दिखाई दे, एक हलचल से दिखाई दे, उसे हम कहते हैं वेव तरंग। डिस्टर्बेंस का दिखना, है ना। जैसे कि आपको सर एग्जांपल बताओ, जैसे आप एक रस्सी लो, उस रस्सी को दीवार में बांधो, है ना, और उसे अपने हाथ में पकड़ो। तो जैसे आप उस रस्सी को पकड़ के हिलाओगे तो रस्सी के अंदर जो है ना आपको ऐसे लहर सी दिखाई देगी। जिम वाले लोगों को देखो आपने कि रस्सी पकड़ के, जो पहलवान लोग होते हैं, दो रस्सी पकड़ेंगे भारी सी और ऐसे कर रहे होते हैं, है ना, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए। तो रस्सी में झटका मारते हैं तो रस्सी के अंदर आपको एक डिस्टर्बेंस, एक लहर दिखती होगी, जो हलचल दिखाई दे रही है, उसको कहेंगे रस्सी के अंदर एक वेव, एक तरंग पैदा हुई। रस्सी को पकड़ के झटका देते ही एक वेव बनती है, उसके अंदर तरंग, लहर, विक्षोभ, डिस्टर्बेंस, जो भी आप कहना चाहो। आपके आसपास कोई तालाब हो, उसमें पत्थर फेंक के मारना, तालाब के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक लहर आपको चलती दिखेगी, यानी कि वेव पैदा हो गई। तो वेव क्या होती है, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एक प्रकार का विक्षोभ। तो वेव होती है ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एक प्रकार का विक्षोभ, एक प्रकार का विक्षोभ, ठीक है। ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एक प्रकार का विक्षोभ, ठीक है। अब हमें क्लास में जो वेव पढ़नी है, ये दो प्रकार की वेव हम क्लास में डिस्कस करेंगे अभी। दो प्रकार की हमें वेव तरंगें पढ़नी है। एक को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, ठीक है। और एक को पढ़ेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। दूसरी चीज ये है कि अभी अगली आज से 3-4 क्लास तक हम मैकेनिकल वेव पर डिस्कस करेंगे। ये नॉन मैकेनिकल वेव जो है इनके बारे में 2 क्लास अलग से पढ़ेंगे। तो मेन जो हमारा फोकस रहेगा 4-5 क्लास तक वो जो है वो मैकेनिकल वेव रहेगा। अभी आपको सर वेव को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ये किस बिहार पर, किस आधार पर किया, देखो थोड़ा। जैसे कि हम किसी चीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका आधार होगा। वैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एक शहर की आबादी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की। वो लोग जो मान लो कि नदी के इस पार रहते हैं, वो लोग जो नदी के उस पार रहते हैं, वो लोग जो अमीर हैं, वो लोग जो गरीब हैं, कुछ ना कुछ तो हम क्राइटेरिया रखेंगे ना। ऐसी वेव को 2 कैटेगरी में बांटने से क्राइटेरिया ये है, हम मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे उन्हें कहते हैं जो वेव केवल किसी मीडियम में, किसी माध्यम में ही चले। यानी मैकेनिकल वेव होती है जो माध्यम में, मीडियम में चलती है, यानी कि तो सॉलिड में चलती दिखेंगी, जैसे रस्सी को झटका मारा, अभी मैंने एग्जांपल बताया था, तो रस्सी के अंदर पैदा हो गई। ये लिक्विड में दिखेंगी, पानी पत्थर फेंका, पानी के ऊपर दिखाई दे रही है, या फिर आपको गैस में दिखेंगी। यानी ये वेव ऐसी है चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ये वेव जो है मैकेनिकल वेव, ये वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती। ये अगर मान लो आपको पता है वैक्यूम का होता है खाली जगह, जहां हवा तक भी ना हो, तो वैक्यूम में ट्रैवल करेंगी।
इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है साउंड, आवाज। जैसे मान लो मेरे सामने खड़े हो, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से साउंड आपके पास जाएगा, आपका साउंड मेरे पास आएगा, एयर के थ्रू ट्रैवल करेगा। अगर आपके मेरे बीच में अगर एयर हटा दी जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दी जाए, तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी और आपकी मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग है। तो वो वेव जो केवल मीडियम में ही चल पाए उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब लिखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव होती है चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो लिखेंगे फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मेटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, ए मेटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स ए मेटल मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी, यानी कि जो मैकेनिकल वेव है ये वो वेव है, वो तरंगे हैं जो एक मीडियम में ही आपको चलती दिखाई देंगी, वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, इसका भी मैंने फिलहाल के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, साउंड, आवाज। इस साउंड को अगर ट्रैवल करना है तो मीडियम ही चाहिए। साउंड जो है वो कभी भी निर्वात में नहीं चलेगा। अच्छा, आप नॉन मैकेनिकल वेव ठीक से उल्टा कर दो। अगर मैं कह रहा हूं कि मैकेनिकल वेव निर्वात में नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंगें होती हैं जो वैक्यूम निर्वात में भी चलने। इनके साथ में ये नहीं है कि चलने के लिए मीडियम चाहिए, ये नेसेसिटी नहीं है, विदाउट मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है लाइट, प्रकाश। तो सूर्य से प्रकाश चला तो सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में चल रहा है, स्पेस में, तो वहां तो कोई मीडियम है नहीं, सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष होते हैं, हमारे पृथ्वी के वातावरण में आता है। तो लाइट को चलने के लिए ऐसा नहीं कि मीडियम होगा तभी ट्रैवल करेंगे, नहीं, मीडियम है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया है। तो इनके साथ ये नहीं है कि मीडियम चाहिए, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम। अयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। हालांकि जब मैं नॉन मैकेनिकल वेव को पढ़ाऊंगा 2 क्लास में डिटेल में इसकी बात करेंगे। अब हमारा सारा फोकस जो रहेगा मैकेनिकल वेव पर। ये मैकेनिकल वेव वो वाली यांत्रिक तरंग हिंदी में लिखा है, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये मैकेनिकल वेव है जिन्हें चलने के लिए सोलर लिक्विड गैस कोई मीडियम चाहिए। ये मैकेनिकल वेव को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। देखो टोटल मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे, इसमें 2 प्रकार की वेव पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। एक पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्घ्य। एक हमारे पास होगी ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे। एक हमारे पास में होती है लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे। अब आपको जो वेव आपने मैकेनिकल वेव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नाम सुने सुने तो लग रहे हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य टाइप के नाम हमने पढ़े हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन सर पता में है नहीं कि होते क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं साइंस बैकग्राउंड के ही हैं, उन्हें भी क्लियरिटी नहीं होती कि ट्रांसवर्स और इसमें क्या फर्क होता है। तो बात समझने की कोशिश करेंगे। ये आज ढंग से समझना, जीवन भर आपको याद रहना चाहिए। तो ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए काम करते हैं। तो इस रस्सी का एक सिरा बांध देते हैं दीवार में, एक अपने हाथ में लिया मैंने, ठीक है, और रस्सी का एक सिरा दीवार में बंधा हुआ है, एक मेरे हाथ में है। अब मैंने क्या किया, रस्सी को समझने के लिए मैंने इसके ऊपर जो है काले काले निशान बना दिए मार्कर से। 7-8 निशान मान लो कि मार्कर से बना दिए काले काले। अब इस रस्सी को झटका दो, इस रस्सी में झटका दोगे तो आपको पता है कि रस्सी के अंदर एक लहर आपको दिखाई देगी। लेकिन अब एक काम करना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे दिमाग में वीडियो बनाओ कि आपने रस्सी ली, उसको झटका मारा आपने, तो रस्सी के अंदर एक वेव बन रही है। जब रस्सी के अंदर वेव बन रही है ना से, अब देखो कि जब रस्सी के अंदर तरंग बनी तो रस्सी के जो कण है, रस्सी के जो पार्टिकल है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे आप रस्सी में झटका मारोगे ना तो रस्सी के ऊपर जो आपने काला निशान बनाया पेन से मार्कर, उसको ध्यान से देखना, वो आपको बड़ा निशान वही ऊपर नीचे चलता दिखाई देगा। उसके बगल में जो आपने काला निशान बनाया वो भी ऊपर नीचे चलता दिखाएगा, उसके आगे बनाया वो भी ऊपर नीचे चलेगा। और रस्सी में झटका मारते हैं ना तो रस्सी के जितने भी पार्टिकल हैं वो वही के वही ऊपर नीचे चल रहे होते हैं। रस्सी का कोई भी पार्टिकल देखना एक टाइम पर वही के वही ऊपर नीचे चलता दिखेगा, उसके बगल में वही के वही ऊपर नीचे चल रहा है। वैसे ऊपर नीचे चल रहा है पार्टिकल वाला यहाँ पर है, इस किसी टाइम पर उसी समय पर ये वाला भी ऊपर नीचे चल रहा है, मान लो कुछ समय यहाँ पे ये वाला यहाँ पर है, ये वाला जो यहाँ है कहीं, ये वाला यहाँ है, तो इसलिए आपको ऐसे कुछ दिखाई देता है। लेकिन रस्सी का एक बार में एक ही कण देखेगा तो वही के वही आपको ऊपर नीचे चलता दिखेगा। तो पेपर में कहेगा कि जिस मीडियम में जिस माध्यम में तरंग पैदा हुई, अगर उस माध्यम के कण, जैसे रस्सी में तरंग पैदा हुई तो रस्सी के कण अगर वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करें, ऊपर नीचे दोलन करें, तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करने से कौन सी तरंगें पैदा होती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होगा कि जिस भी मीडियम में पैदा हो रही होंगी उस मीडियम के पार्टिकल अपनी माध्य अवस्था, अपनी मीन पोजीशन जहां पे था उसकी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे चल रहा होता है। तो कणों के ऊपर नीचे चलने से, अप एंड डाउन ऑसिलेट करने से जो तरंगें पैदा होंगी उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं से, मतलब बेटा हमारी वेव की डायरेक्शन है, तरंग की दिशा है वेव डायरेक्शन, और ये वेव जिस मीडियम में पैदा हुई उसके पार्टिकल हैं। अगर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करें, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे हिलने से जो तरंगें पैदा होंगी वो कौन सी तरंगें पैदा होंगी, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन पेपर में होता क्या है कि आपको ऊपर नीचे, अप एंड डाउन शब्द बहुत ही कम बार देखने को मिलेगा। पेपर में बहुत ही कम ऐसे लिखेगा वो कि अगर कण ऊपर नीचे हिले, अप एंड डाउन हिले तो कौन सी तरंगें पैदा होती हैं, वहां पर टेक्निकल शब्द देखने को मिलेगा। जो वेव की डायरेक्शन है, आपने झटका मारा रस्सी में तो वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, तो वेव की डायरेक्शन हुई। अब वेव जिस मीडियम में पैदा हुई उसके पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो आप यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि व्हाइट कलर से वेव की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे चल रहा है। कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री को बोलते हैं टेक्निकली परपेंडिकुलर, लंबवत। तो पेपर में एक्चुअली में आपको शब्द देखने को मिलेगा कि जिस माध्यम में वेव पैदा हुई, जिस माध्यम में तरंग पैदा हुई, और उस माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, तो माध्यम के कणों के तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करने से मीडियम के पार्टिकल्स के वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने से कौन सी वेव पैदा होती है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में एक ही शब्द रखना, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स पैदा होंगी परपेंडिकुलर ऑसिलेट करने से। जब लिखेंगे इन ट्रांसवर्स वेव, इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स
of medium, the particles of medium oscillate perpendicular to wave direction, perpendicular to wave direction. हिंदी में लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों में अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में एक शब्द याद रखोगे आप सभी कि माध्यम के जो कण हैं तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो ये हमें लंबवत शब्द याद रखना है, परपेंडिकुलर दोलन या कंपन जो भी लिखना चाहो, ये परपेंडिकुलर शब्द एक शब्द से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। तो जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें माध्यम कण ऊपर नहीं चलते हैं, इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग। रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, आप रस्सी को पकड़ के झटका मारेंगे उसके अंदर तरंगे पैदा होंगी, वो यही होंगी। दूसरा लिखेंगे वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर तालाब है, जैसे आप उसमें पत्थर फेंकोगे ना, तो मैंने आपसे कहा था उसके अंदर आपको लहरें खलचल दिखेगी। तो तालाब में भी काम करना, पहले घर के आसपास तालाब है उसमें हल्की सी प्लास्टिक की बोल डाल देना, बिल्कुल हल्की सी 3-4 रुपए वाली। अब उसके अंदर एक पत्थर फेंकना तालाब में, तालाब के अंदर वेव पैदा होगी ना, तो आप देखना जो प्लास्टिक की बोल आपने छोड़ी थी ना, वो वहीं के वहीं ऊपर नहीं चल रही होगी। और उसके बगल में कोई पेड़ का पत्ता पड़ा हुआ है, वो वहीं के वहीं ऊपर नहीं चलता हुआ दिखेगा। आगे कोई और चीज पड़ी है, वहीं के वहीं ऊपर नहीं चलेगी। क्यों? जब किसी तालाब में वेव बनती है तो पानी जो ऊपर नहीं चलता है, उसके बगल वाला भी ऊपर नहीं चल रहा है, पानी उसके बगल वाला भी, उसके बगल वाला भी, तो जो भी पानी के नीचे चीज होगी वहीं के वहीं ऊपर नहीं चलती दिखेगी। तो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे और रस्सी में उत्पन्न तरंगे हो, इसमें माध्यम के जो कण होता है तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो ड्यू टू परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, तो किस टाइप की वेव जनरेट होती है? वो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। एक ऐसा नदी वेव नहीं होती, वो करंट होती है। देखो नदी का जो पानी भी आगे बढ़ रहा होता है, तो अगर मेटेरियल जो है, मेटल जो है, पदार्थ जो है, वो भी आगे की तरफ बढ़े तो फिर वेव नहीं होती, वो करंट होती है, धारा होती है। वो जब आप ये कह रहे हैं पानी की सतह पर तरंगे पैदा हो रही है, रस्सी के अंदर तरंगे पैदा हो रही हैं, तो रस्सी का पार्टिकल वहीं के वहीं ऊपर नहीं चल रहा है, उसके बगल वाला वहीं के वहीं ऊपर नहीं चल रहा है, वो पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा। तो वेव में जो मैटर होता है वो आगे नहीं बढ़ता, एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी आगे जाती है। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल यहाँ बढ़ गया आगे, अगर पार्टिकल भी मूव करे साथ के साथ तो फिर वो वेव नहीं, वो करंट धारा बन जाएगी, वो है ना। अच्छा, जैसे एयर करंट है, जब एयर करंट चलती है तो एयर यानी कि जो हवा के जो पार्टिकल्स आगे भागते हैं एयर करंट में, वाटर करंट है पानी आगे भागेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो कर रहे हैं, तो आगे बढ़ जब मटेरियल भी आगे बढ़े तो वो फिर किसकी कैटेगरी में आ जाता है? वो कैटेगरी में आएगा आपकी करंट की, ना कि वेव तरंग की। अगर जितने हमने इसमें की है अब उसके 10% ठीक करेंगे लॉन्गिट्यूडनल में, अनुदैर्घ्य तरंगों में। अब हमने कहा कि एक माध्यम में, एक मीडियम में एक वेव पैदा हुई, और जिस माध्यम में पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नहीं चल रहे हैं, अप एंड डाउन। अगर बेटा पार्टिकल जो है ऊपर नीचे ना हिलकर, अगर वो आगे पीछे हिले, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो पार्टिकल्स के आगे पीछे हिलने से तरंगे पैदा होती है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य है। बड़ा प्यारा एग्जांपल है इसका, साउंड मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से साउंड आपके पास तक पहुंचता कैसे है? जो बीच में जो एयर है ना, एयर का पार्टिकल आगे पीछे लेगा, वो टक्कर मारेगा वाले पार्टिकल पे एनर्जी सप्लाई करेगा, वो आगे पीछे लेगा, वो टक्कर मारेगा वाले आगे पीछे लेगा, वो टक्कर मारेगा वाले आगे पीछे लेगा। तो ऐसे करते करते आपके कान के पास के पार्टिकल आगे पीछे लेंगे, जो एनर्जी यहाँ से छोड़ी गई वो आपके पास पहुंच गई। यानी मीडियम जिसमें वेव चल रही है उसके पार्टिकल आगे पीछे ले, बैक एंड फोर्थ, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती है। और ट्रांसवर्स मैंने बताया कि पार्टिकल कैसे चलते हैं, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? जैसे वेव की डायरेक्शन है, ये है वेव डायरेक्शन, वेव जिस मीडियम में पैदा हुई उस मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हिले, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो जो वेव पैदा होंगी उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य, पार्टिकल के आगे पीछे हिलने से। लेकिन जैसे पेपर में उसने यहाँ पे ऊपर नीचे शब्द यूज नहीं किया था, तो मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर का यूज किया था, ऐसे यहाँ पे टेक्निकल शब्द यूज करेंगे एग्जामिनर। ये वेव की डायरेक्शन है, ये बेटा पार्टिकल जो आगे पीछे हिल रहा है कि तरंग की दिशा में हिल रहा है आगे पीछे, तो अब वेव की डायरेक्शन है, पार्टिकल भी आगे पीछे हिल रहा है, दोनों आपस में पैरेलल समानांतर हैं। तो पेपर में लिखा है कि जिस माध्यम में वेव पैदा हुई, जिस मीडियम में तरंग पैदा हुई, अगर उसके कण तरंग की दिशा में ही आगे पीछे हिले या तरंग की दिशा के समानांतर पैरेलल ऑसिलेट करे, तो समानांतर ऑसिलेशन से तरंगे पैदा होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। यानी ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर शब्द था लंबवत, बस यहाँ पे समानांतर शब्द आ जाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इसी अंदर एडजस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर देना, पैरेलल शब्द लिख देंगे, पैरेलल, लंबवत लिख देंगे, समानांतर, अनुप्रस्थ बन जाएंगे अनुदैर्घ्य तरंगे। तो इन longitudinal waves, इन longitudinal waves the particles of medium oscillate parallel to wave direction। अनुदैर्घ्य तरंगों में, अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये शब्द पढ़ना है कि समानांतर अगर लिखा मिले पैरेलल तो अनुदैर्घ्य तरंगे, और लंबवत लिखा मिले परपेंडिकुलर तो अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होती हैं। तो दोनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ कि एक मीडियम में आपको एक वेव बनी, एक हलचल पैदा हुई, तो वो वेव बन रही है, उस मीडियम का पार्टिकल कैसा हिल रहा है? वो ऊपर नहीं चल रहा है, तरंग की दिशा के लंबवत हिल रहा है, परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्स वेव, तरंग की दिशा में हिल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, और इस लॉन्गिट्यूडनल वेव का बहुत फेमस एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है वो है साउंड ध्वनि। अगर आज के बाद कोई आपसे कहे कि ये बताओ कि जो साउंड है, जो ध्वनि है, ये कैसी तरंग है? हम बोलेंगे साउंड जो है ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो साउंड मैकेनिकल वेव है, इनके साउंड केवल मीडियम में चलेगा, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा। दूसरा साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जब मीडियम में चल रहा होगा तो मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे लेंगे, तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल है, इनके पार्टिकल्स आगे पीछे चलते हैं। और दूसरी चीज जैसे आपको पता है कि मैकेनिकल वेव होती है मीडियम में पैदा हो, तो जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स होती है ना, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंगे तो सॉलिड में पैदा होती है, ठोस में, ये लिक्विड की सरफेस पे, ये गैस में पैदा नहीं होती, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की सरफेस पे, अंदर नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, तरल की सतह पर।
तो यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है ठोस में दिखेंगी रस्सी में या किसी लिक्विड की सरफेस पे पानी की सतह पे जो तरंगें पैदा होती हैं होती हैं ट्रांसवर्स। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल ये सॉलिड में भी दिख सकती है, साउंड जैसे सॉलिड में चलता है, लिक्विड पानी में भी चलता है, गैस में भी चलता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं। तो हम दोबारा समझेंगे। आज की क्लास में स्टार्ट किया कि हम वेव तरंग पढ़ेंगे। फिर मैंने कहा कि वेव को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक को मैंने कहा कि मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग, एक को मैंने कहा नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंग। अभी हमारा फोकस रहेगा मैकेनिकल वेव पर। मैकेनिकल वेव मैंने वो कहा जो मीडियम में ही चलेंगी, जो वैक्यूम में नहीं चल सकती। यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन मेटल मीडियम रिक्वायर्ड। अच्छा, जो मैकेनिकल वेव है ये दो प्रकार के ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इस आधार पर कि पार्टिकल कैसे ऑसिलेट होंगे। पार्टिकल अगर वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स वेव है, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी बात यहां तक कि आपको कितनी समझ में आई ये ऐसे पता नहीं चलेगा, इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक क्वेश्चन करेंगे ट्राई। जो शुरू से क्लास देख रहे हैं, दो ऑप्शन है सी और डी। आपको बताना है मुझे सी ऑप्शन ठीक है कि डी सही है, या दोनों सही है दोनों गलत, पढ़ के बताएंगे। आपके हमारे पास में आए हैं देव पांडे जी का सही है, प्रतीक का सही है, राहुल आदर्श तेजस जल के बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। बेटा दोनों ही गलत हैं भाई। इसने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम, माध्यम के घटक। माध्यम के घटक का मतलब है कि माध्यम जिनसे मिलकर बना है। अगर माध्यम के जो घटक हैं अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करें, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, तो लंबवत दोलन करने से तो अनुप्रस्थ तरंग पैदा होती है, अनुदैर्घ्य कह रहा है तो गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि अगर माध्यम के जो घटक हैं तरंग संचरण की दिशा के साथ, तरंग वेव के डायरेक्शन के साथ यानी कि तरंग की दिशा में ही अगर वो ऑसिलेट करे, बेटा तरंग की दिशा के साथ ऑसिलेट करने का मतलब कि पैरेलल समानांतर, तो अनुदैर्घ्य तरंग पैदा होती है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों गलत हैं, उसने ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पर उसने कहा कि परपेंडिकुलर, तो ड्यू टू परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हाट काइंड ऑफ वेव जनरेट्स ट्रांसवर्स वेव। तो माध्यम के कणों के लंबवत दोलन करने से कौन सी तरंग पैदा होती है, अनुप्रस्थ। इन longitudinal waves the particles of medium or constituents of the medium oscillate along the direction of wave, means कि in the parallel direction of wave। तो वेव की दिशा के समानांतर कंपन करने से जो तरंगें पैदा होती हैं वो कौन सी होती है, अनुदैर्घ्य। दोनों ही गलत हो गए ना। एक और देखेंगे, क्या करेंगे। In which type of waves do vibration move parallel to the direction of the wave movement। किस प्रकार की तरंगों में कंपन तरंग की गति की दिशा के समानांतर चलती है। कंपन जो है तरंग की दिशा के समानांतर, ठीक है। जतिन, रितेश, मोहित, बजरंगी, अंजना, प्रदीप यादव करते रहो। देखो यहाँ पे बेटा ने कहा कि इन विच टाइप ऑफ वेव्स डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल। तो पैरेलल किसमें होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य में ना। तो ट्रांसवर्स होती है अनुप्रस्थ में परपेंडिकुलर। सुपरफिशियल तरंग होती है सतह पे पैदा हो, तो सतह पे जो पैदा होती है उसमें पार्टिकल ऊपर नहीं चलते हैं, है ना। ये माइक्रोवेव आगे पढ़ाएंगे, ये भी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग ही है। तो अभी आपको बस यहाँ पे ए और सी में चूज करना था कि अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य है, इसलिए हमने क्वेश्चन रखा है लॉन्गिट्यूडनल बनेगा अनुदैर्घ्य, ठीक है। आराम से पूछिए, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। ये है मैकेनिकल ट्रांसवर्स, यांत्रिक अनुप्रस्थ, यांत्रिक अनुप्रस्थ, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगें कहां चल सकती हैं। तो लोधी, आराध्या, इंद्र प्रकाश, जतिन करो भैया, क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो। रोज क्लास में की बात नहीं बतानी चाहिए मुझे, सीसी की लाइन लगा दी है। देखो बेटा जो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगें मैंने बताया एक तो चलती है सॉलिड में और लिक्विड की भी सरफेस पर चलती है, गैस में नहीं चल सकती है। तो इन्हें गैस गलत हो गया, बोथ इन्हें गैस गलत हो गया, नोट इन्हें गैस बट इन्हें मेटल। तो सॉलिड में चलती है लेकिन गैस में ट्रैवल नहीं कर सकती, सॉलिड में या फिर लिक्विड की सरफेस पर, है ना। देव पांडे, निशात सिंह, अजय कुमार, ऋषि यादव, तेजस जलके, ठीक आंसर है इसका, है ना। तो एक देख लो बिल्कुल और भी आसान क्वेश्चन अगर देखें। एक क्वेश्चन ये है, अंजना, बंसल, बजरंगी, सुरुचि, संदीप यादव, बढ़िया, गुड। इसने कहा कि साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू अबव। साउंड कहां से होकर नहीं गुजर सकता। आपको पता है कि साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग, तो साउंड वैक्यूम से नहीं गुजर सकता। तो एक परफेक्ट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम मतलब कोई भी एक भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, बिल्कुल परफेक्ट वैक्यूम, कोई मीडियम बिल्कुल भी ना हो, एक भी कण ना हो, तो साउंड नहीं चल सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में आया एक बार ये कि बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द मून इट साउंड यू। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट की ध्वनि आपको कब सुनाई देगी। बेटा चंद्रमा पर हमें साउंड कभी सुनाई देगा कि नहीं। चांद के ऊपर आपको पता है कि कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, चांद के ऊपर क्या है, कोई वातावरण, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, चांद की सरफेस पर वैक्यूम है, निर्वात है, कुछ नहीं है। वहां कोई विस्फोट हो जाएगा तो साउंड आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। साउंड आगे ट्रैवल करता है किसी मीडियम के थ्रू, जैसे अभी एयर के थ्रू कर रहा है, मेरी आवाज आगे बढ़ रही है तो एयर के पार्टिकल आगे पीछे चल रहे हैं तो साउंड आगे ट्रैवल कर रहा है ना। तो कभी नहीं सुन सकते हम चांद पे हुआ विस्फोट। अच्छा अगर हम ये पढ़ रहे हैं, अब हमारे जो सिलेबस में है वो डिटेल में हमें पढ़ना होता है साउंड, ध्वनि, साउंड। आज भी छींक उठने का नाम नहीं ले रही है, कहां से छींक आ रही है। अभी डालेंगे हम साउंड, ध्वनि, दो तीन क्लास चलेगा रंगारंग कार्यक्रम साउंड का, है ना। साउंड, आवाज, ध्वनि। देखो सबसे पहले आपसे कहा कि जो आवाज है पैदा कैसे होती है। बेटा साउंड पैदा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु वाइब्रेट करे, कंपन करे, तो वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है साउंड पैदा करते हैं। जैसे बच्चों को मैं कहता हूं कि आपके पास मान लो घर में गिटार है, उससे कोई आवाज नहीं आ रही, है ना। गिटार है, कोई आवाज नहीं आ रही, डांस नहीं करते ऐसे, है ना। तो गिटार कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप उसका तार पकड़ के छोड़ोगे आवाज आएगी, टिन। जो टिन की आवाज होती है ना, तो गिटार का तार देखने से कांप रहा होता है, टिन। ने कांपना बंद किया तार ने, टिन की आवाज भी बंद हो गई। ऐसे ढोलक है आपके घर में, कोई साउंड नहीं आ रहा, आपने ढोलक किसी को हिट किया, तो ढोलक किसने से वाइब्रेट करते कंपन करता है,
शादी ब्याह में देखा आपने, बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, बजाते हैं ढम ढम ढम, तो उसकी स्किन आपको वाइब्रेट करते हुए दिखती होगी। तो साउंड पैदा तभी होगा जब कोई वस्तु वाइब्रेट करेगी। अभी मैं बोल रहा हूँ तो हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा करती है वो। ये जो टीचर, अब तो खैर ऑनलाइन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई क्लास में भीड़ हो जाएगी, ज़्यादा बच्चे आ गए तो। पहले ऑफलाइन क्लास होती थी तो सारी क्लासेस, ऑफलाइन में लिमिटेशन है कि क्लास में 100 बच्चे पढ़ा सकते हैं, 150 200, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर भीड़ भड़का हो जाएगा ना। तो उसमें टीचर का पूरा दिन बिजी रहता था, हम 12-12 घंटे क्लास लेते थे उस जमाने में। ये बताओ, मैं 2013-14 से मैंने पढ़ाना शुरू किया और 19-20 तक तो यही चलता था। बाद में फिर कोविड के, आफ्टर कोविड एरा में फिर ऑनलाइन ज़्यादा आया। तो बहुत सारे टीचर्स होते थे उनकी वोकल कॉर्ड में सूजन आ जाती थी, डेली 12 घंटे क्लास ले रहे हैं, 14 घंटे क्लास ले रहे हैं, मतलब बदतमीजी कर दी, ठंडा पानी पी लिया है ना, तो अब वो वोकल कॉर्ड सूज जाती थी। तो डॉक्टर कहता था भैया 15-20 दिन बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहो एकदम, वरना हो सकता है कि आवाज ही चली जाए। ये वोकल कॉर्ड लगातार वाइब्रेट कर रही है 12 घंटे 14 घंटे, डेली क्लास में बोले आ रहा मास्टर, चुप ही नहीं हो रहा है, इसी सुनिंदा अपनी कहानी सुना रहा है, तो वोकल कॉर्ड तो सूजेगी। इतना एक्सेस काम दोगे किसी एक ऑर्गन से शरीर के, तो साउंड पैदा होता है कि आप किसी टेबल को, थाली को ताली बजा रहे हैं, कुछ भी ढोलक बजा रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, तो कुछ ना कोई चीज वाइब्रेट करेगी तभी साउंड पैदा होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तुओं के कंपन करने से, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड लिखेंगे साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड केवल मीडियम में चलेगा, और लॉन्गिट्यूडनल है, पार्टिकल आगे पीछे लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बट नॉट इन वैक्यूम। ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। ध्वनि ठोस, तरल और गैस, ध्वनि ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं। और आप बताना है स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। अगर आपसे पूछो भाई साउंड ठीक है, सॉलिड में चल सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन सबसे तेज कहाँ चलता है? तमन्ना भाई कैसे बैक बैक की बातें कर रहे हो तुम क्लास में आते ही? 12th पढ़ाएंगे, 12th किसने पढ़ाया? आगे 12th पढ़ाएंगे, कोई यहाँ कोई एकेडमिक क्लास चलेगी 12th पढ़ाएंगे? तो साउंड जो है वो पूरे लिक्विड गैस तीनों में चलता है, लेकिन सबसे तेज कहाँ भागता है साउंड? ठोस में तेज चलता है कि लिक्विड में कि गैस में? साउंड की स्पीड कहाँ होती है? आते पंडित सही बता एकदम। साउंड सबसे तेज बेटा सॉलिड ठोस में चलता है, गलत मत करके जाना। में सबसे तेज स्पीड होती है साउंड की सॉलिड में, उससे धीरे चलता है लिक्विड तरल में, उससे धीरे चलता है गैस में, और वैक्यूम में तो ट्रैवल कर नहीं सकता। लाइट प्रकाश का ठीक उल्टा है। पेपर में ध्यान से पढ़ना कि प्रकाश की चाल पूछ रहा है कि ध्वनि की। लाइट जो है, प्रकाश जो है वो वैक्यूम निर्वात में सबसे तेज चलता है, तो सॉलिड में टिक लगाएंगे। और आवाज साउंड की स्पीड पूछे तो सॉलिड आंसर है, और प्रकाश पूछे तो वैक्यूम आंसर है, ठीक है। तो सबको ठीक है, साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। साउंड होता चलता सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। जैसे कि सॉलिड का एग्जांपल ले लें स्टील का, तो स्टील में साउंड की स्पीड होती है 5550 मीटर पर सेकंड। लिक्विड में एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, वाटर में स्पीड होती है कुछ 1500 के आसपास। गैस में स्पीड होती है कुछ 343 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू में लेता हूँ 22 डिग्री टेंपरेचर पे। अगर आप 0 डिग्री पे लोगे तो साउंड की स्पीड एयर में 332, किताबों में आप पढ़ते हो ना 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है वो। तो साउंड चलता सॉलिड में, जैसे कि स्टील वगैरह में, उससे धीरे लिक्विड में, उससे धीरे गैस में, ठीक है। चलो आज इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, ठीक है। मिलते रहेंगे, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, बाय।